और मैं तो कह रहा हूं ये बात शायद कहने की किसी की हिम्मत नहीं होगी। अगर ईडी में हिम्मत है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के यहां पे छापे मार के देखे, उनकी इन्वेस्टिगेशन करे तो पता लगे कि बेईमानी का जो ये ग्राफ है कहां से कहां तक जाता है। ये महाराष्ट्र का जो पूरा खेल है, ये पूरा का पूरा खेल, इसके पीछे जो है वो ईडी है। बीजेपी वोटों के जरिए कुछ नहीं कर सकती। मैं आपको लिख के दे सकता हूं, भारत में इस समय बीजेपी के पास 15 से 20% वोट है, इसके अलावा वोट ही नहीं है। बीजेपी जो करती है वो दो तरीके से काम करती है। एक, ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई का इस्तेमाल करके लोगों को डरा के। दूसरा जो काम करती है, ईवीएम के माध्यम से, चुनाव आयोग के माध्यम से बेईमानी करके इलेक्शन में जीत हासिल करती है। नमस्कार, मैं हर्ष सिंह एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं DS4 न्यूज़ पर। और आज हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र में चल रही राजनीति के बारे में, जो उथल पुथल वहां पर देखने को मिल रही है, जो दल बदल की जो प्रक्रिया है वो वहां पर देखने को मिल रही है। तो उसी पर हम जो चर्चा है वो करने वाले हैं। तो सर, मैं आपसे पहला सवाल पूछना चाहता हूं कि आखिर जो ये महाराष्ट्र में प्रक्रिया चल रही है जो दल बदल की, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, दल बदल जो कानून है, उस कानून के तहत अब स्थिति यह है कि अगर 2/3 यानी कोई पार्टी, जितने उसके विधायकों की संख्या है, अगर हम विधानसभा की बात करें या हम लोकसभा की बात करें तो सांसदों की संख्या है, तो उसमें जितनी संख्या है उसके 2/3 अगर विधायक या सांसद एक तरफ हो जाते हैं तो वो एक, मतलब आप ये कहा जाएगा कि असली पार्टी वही हो गई है। सो दल बदल की जो स्थिति है, अगर कोई भी, अगर उससे एक नंबर भी कम रह जाता है तो जितने भी वो लोग हैं वो दल बदल कानून के अंतर्गत आ जाते हैं और उनकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। सो अभी जो स्थिति चल रही है महाराष्ट्र में, ये जो इतना लंबा सब खिंच रहा है, इससे कहीं ना कहीं एक चीज जो है कम से कम मुझे समझ में आ रही है कि जो 2/3 बहुमत के लिए, यानी शिवसेना के जितने विधायक हैं टोटल, उन टोटल विधायकों में से जो 2/3 विधायक चाहिए, मतलब 37 से 38 विधायक जो चाहिए, अगर वो नहीं हैं तभी ये स्थिति लंबी हो रही है। और मुझे लगता है कि जिस दिन वो 37-38 विधायक हो जाएंगे, 37 विधायक हो जाएंगे, उस दिन उसके बाद कहानी कुछ दूसरी होगी, आगे बढ़ेगी। अभी तक कहा जा रहा है, लेकिन एकनाथ शिंदे ग्रुप के पास में मुझे नहीं लगता कि जो एक नंबर चाहिए वो 37 विधायकों का, वो उनके पास है। सर, यहाँ पर एक दूसरा सवाल ये भी उठता है कि जब जनता अपना मत देके किसी सरकार को बनाती है और उसके बाद ये जो दल बदल की प्रक्रिया देखने को मिलती है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो हमारे विकास की प्रक्रिया है इस पर भी कहीं ना कहीं लगाम लग जाती है। क्योंकि 5 साल के लिए भरोसा करके जनता एक सरकार को भेजती है, लेकिन अगर दल बदल की प्रक्रिया चलती है तो 1 साल 1.5 साल उसी में लग जाता है। तो ये क्या सरकार का जनता के साथ विश्वासघात नहीं है? नहीं, सरकार का नहीं, ये जो विश्वासघात है उन विधायकों द्वारा विश्वासघात किया जाता है, या उन पार्टियों द्वारा जनता के बहुमत के साथ में, जनमत के साथ में, लोकतंत्र के साथ में विश्वासघात है और लोकतंत्र की हत्या की जाती है, जिसके बेस पर वो चुनकर आए हैं। अब आप देखिए, इस जो खेल सारा का सारा हो रहा है कि ये सारे के सारे विधायक, जो बड़ी मजेदार बात है, इनमें जो बड़े अपने आप को मुख्य समझते हैं, चाहे वो एकनाथ शिंदे हो, चाहे एक और प्रताप करके हैं, ये कई ऐसे हैं जो विधायक हैं जिन्होंने बेईमानी से पैसा कमाया हुआ और ईडी इनके पीछे लगी हुई है, और ईडी के डर की वजह से ये सारे के सारे अब बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। और इस सब खेल के पीछे कौन है? हर कोई जानता है कि इसके पीछे भाजपा है। तो भाजपा द्वारा और ऐसे विधायकों द्वारा या ऐसे सांसदों द्वारा लोकतंत्र की हत्या की जाती है। और ये मैं मानता हूं कि इससे जघन्य अपराध कोई होगा नहीं, क्योंकि जिस मैंडेट को लेकर आप आए थे, जिस बात पर आप चुनकर आए थे, जिस पार्टी के माध्यम से चुनकर आए थे, आप अचानक अपने स्वार्थ के लिए, चाहे तो अपने को बचाने के लिए या कुछ पाने के लिए,
आप उस पार्टी को, उस सत्ता को ही, उस सरकार को ही एक तरह से जो है गिराने का काम करते हैं। तो ये सरकार के से ज्यादा कहीं उन लोगों की जो विधायक हैं या सांसद हैं, उनके द्वारा जनता के साथ विश्वासघात है। तो लेकिन सर, आपको क्या लगता है कि जब एक बार वोट हुए, जब शिवसेना की सरकार बन गई, तो यानी लोगों ने बीजेपी की सत्ता को नकारा एक तरीके से, लेकिन अब अगर जो शिंदे हैं वो भाजपा के साथ सरकार बनाना चाहते हैं, तो ये फैसला भी कहीं ना कहीं जनता के, जो आप कह सकते हैं कि जो जनता का समर्थन है उस लाइन में नहीं जा रहा है। नहीं, निश्चित रूप से, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा यहाँ आपको क्लियर करना चाहूंगा कि जो आप बात करें कि जनता ने मत जो है बीजेपी के विरोध में दिया था, मैं इसमें थोड़ा सा इससे सहमत नहीं हूं। आप जरा देखेंगे कि जिस तरह से चारों जो पार्टियां हैं, इन चारों पार्टियों को जो वो मिले हैं, सीटें मिली हैं, अगर आप उससे देखोगे तो जनता ने जिसको अपने यहां, जिसको ठीक समझा, उसको वोट दिया। अगर पूरी जनता, महाराष्ट्र की पूरी जनता किसी एक पार्टी को बहुमत देना चाहती, तो निश्चित रूप से उस पार्टी को ही सीटें मिलती और वो पार्टी सरकार बनाने की स्थिति में आती। या यूं कहें कि जो गठबंधन था, वो गठबंधन अगर होता तो उसको अगर देखे तो वो सीटें, उसको उतनी सीटें होती कि वो सरकार बनाने की स्थिति में आता। लेकिन महाराष्ट्र में बिल्कुल अलग स्थिति रही है। जो एनसीपी को मिली हैं, उसको मिली हैं 53 सीटें, और जो इसको मिली हैं, शिवसेना को मिली हैं, उनको मिली हैं 56 सीटें, और जो बीजेपी है उसको 106 सीटें मिली, और कांग्रेस को 44 सीटें मिली। तो एक तरह से जो जनता ने मत दिया है वो अलग अलग पार्टियों को, जिसको जो ठीक समझा उसको दिया। लेकिन एक बार इन सब ने जो भी उस गठबंधन में जो सरकार बनाने के लिए चुनाव के बाद में हुआ है, उसमें जो लोग शामिल हो गए, उन्होंने जब एक बार सरकार बनाई तो जिस रास्ते पर वो चल रहे हैं, सरकार जो चल रही है, अगर उसमें कोई कमियां हैं, उसमें कोई खामियां हैं, वो सरकार जनता के लिए काम नहीं कर रही, या विकास के लिए काम नहीं कर रही, या जनहित में काम नहीं कर रही, निश्चित रूप से आप उस सरकार में, क्योंकि आप तो उसी पार्टी में हो, उसी सरकार में हो, आप उसके खिलाफ आवाज उठाओ। अपनी सरकार के खिलाफ जो फ्लोर है, विधानसभा है, उसमें खूब कस के हल्ला मचाओ। आप सारी बात कहो कि भाई आप सरकार बनाई है आपने, तो जनता के हित में काम करो। लेकिन आप उसे तोड़ के और किसी और के साथ मिलकर पार्टी बना रहे हैं, तो इसका बहुत स्पष्ट है, जो समझ में आता है कि आप जनता के हित से आपका कोई लेना देना नहीं है, विकास से आपका कोई लेना देना नहीं है, जनहित में कोई काम हो इससे कोई लेना देना नहीं है, जनता के दुख सुख से आपका कोई लेना देना नहीं। आपका लेना देना है सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ से। चाहे तो जो आपका हित है वो कहीं अगर इससे हिट हो रहा है तो उसको आप बचाना चाहते हैं, अपने आप को बचाना चाहते हैं, या कुछ आप पाना चाहते हैं। और लेकिन इस सारे खेल में जो कहानी हो रही है, इस सारे खेल में महाराष्ट्र के में कहानी है कि ईडी जो पीछे लगी है, उस ईडी की वजह से ये सारे के सारे, क्योंकि जो इन्होंने ऊटपटांग कमाई कर रखी है, उससे उसको बचाना चाहते हैं और जेल जाने से बचना चाहते हैं। इसलिए भाजपा ईडी का इस्तेमाल करके इनको डरा के इस्तेमाल, ये सारा खेल। लेकिन सर, बीजेपी के विधायक का भी ये एक दावा आया है कि वो जो शिवसेना है उसको कमजोर करना चाहते हैं। ये जो राजनीति चल रही है, ये सत्ता परिवर्तन की राजनीति नहीं, बल्कि जो महाराष्ट्र में सरकार है शिवसेना की, उनको एक कमजोर करने की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। नहीं, इसको बहुत सीधे सीधे शब्दों में कहो, मैं कह देता हूं इसको कि जो शिवसेना है और बाल ठाकरे जो परिवार है, उसका जो वर्चस्व है, और ये शिवसेना जो पूरी पार्टी है, इस पार्टी को ही बीजेपी खत्म करना चाहती है। ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि आने वाला अभी बहुत जल्दी वहां पे बीएमसी का चुनाव होने वाला है। और आप जानते हैं कि बीएमसी क्या है। बीएमसी वो ऐसी, मतलब वहां की संस्था है कि जिसका अपना बजट जो है, कई छोटी मोटी जो राज्य सरकारें हैं उनके बजट से ज्यादा उसका अपना बजट है। और बॉम्बे में, यानी बीएमसी पे जिसका राज है, बीएमसी जिसके कब्जे में है, उसी का जो है बॉम्बे पे कब्जा है। तो ये जो चुनाव होने वाले, ये सब उससे जुड़ा हुआ मसला है सब कुछ।
सर आपकी क्या राय है कि ये जो राजनीति है, जो ये राजनीति की गड़ी चल रही है, इसमें बीजेपी का क्या रोल हो सकता है? मतलब कि किस स्तर तक जो बीजेपी है वो अपने जो वोटों के जरिए इस राजनीति को प्रभावित कर सकती है? नहीं, वोटों के जरिए नहीं, ईडी के जरिए। इसको आप करेक्ट करो। बीजेपी वोटों के जरिए कुछ नहीं कर सकती। मैं आपको लिख के दे सकता हूं, भारत में इस समय बीजेपी के पास 15 से 20% वोट है, इसके अलावा वोट ही नहीं है। बीजेपी जो करती है वो दो तरीके से काम करती है। एक, ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई का इस्तेमाल करके लोगों को डरा के जो है उनको इस्तेमाल करती है। एक तो उनको अपने साथ मिलाती है, दूसरा जो काम करती है ईवीएम के माध्यम से, चुनाव आयोग के माध्यम से बेईमानी करके इलेक्शन में जीत हासिल करती है। बीजेपी इस तरह से काम करती है। यह महाराष्ट्र का जो पूरा खेल है, यह पूरा का पूरा खेल, इसके पीछे जो है वो ईडी है। जो कई लोग हैं उनको लगातार नोटिस जा रहे हैं और ईडी जो उनको जो है उन पर शिकंजा कस रही है। हालांकि अगर ईमानदार होती ईडी तो अब तो सारे के सारे गुवाहाटी में एक ही जगह, सबको वहीं से जो है सबके खिलाफ जो भी है इन्वेस्टिगेशन जो करनी है पूरी इन्वेस्टिगेशन करो, अरेस्ट करो, डाल दो। लेकिन उसका मतलब अरेस्ट करना नहीं है, उसका मतलब उन्हें जेल में डालना नहीं है। ईडी काम कर रही है केंद्र सरकार के, भाजपा सरकार के इशारे पर। उसका केवल एक ही मकसद है कि किसी भी तरह से इनको डरा के ब्लैकमेल करके अपने पक्ष में कर लिया जाए और जिससे बीजेपी की सरकार बन जाए। तो बीजेपी के हाथ का एक हथियार बन के ईडी काम करती है और इसके अलावा कुछ नहीं। वैसे भी ईडी का जो कन्विक्शन रेट है वो 3% है, इससे ज्यादा नहीं है। लेकिन सर जैसे ईडी का सवाल यहाँ पर उठता है, तो ईडी जो है वो एक तरीके से एक इंस्टीट्यूशन है और वो अगर कोई प्रक्रिया अपनी कर रहा है तो वो किसी तथ्य के आधार पे कर रहा होगा। कोई तथ्य नहीं है। अगर तथ्य है तो ईडी के पास में बहुत सारे नेताओं की लिस्ट है और जिसमें बीजेपी के बहुत सारे नेता हैं। और मैं तो कह रहा हूं यह बात शायद कहने की किसी की हिम्मत नहीं होगी। अगर ईडी में हिम्मत है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के यहां पे छापे मार के देखे, उनकी इन्वेस्टिगेशन करे तो पता लगेगी बेईमानी का जो ये ग्राफ है कहां से कहां तक जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, वो केवल इंस्ट्रूमेंट की तरह काम कर रही है, गुलाम की तरह भाजपा सरकार के लिए। यूं कहो कि गृह मंत्रालय के इशारे पर वो काम कर रही है। तो ये थे पूरा हमारी जो महाराष्ट्र में राजनीति चल रही थी, इस पे चर्चा हमने की और सर से जो सर ने अपने ओपिनियन दिया महाराष्ट्र में चल रही राजनीति के ऊपर। तो कानूनी प्रक्रिया जो है, सीटों से जुड़े हुए सवाल हैं, आखिर बीजेपी का क्या रोल है इसमें। और हमारे चैनल पे इस तरीके के जो राजनीति से जुड़ी हुई न्यूज़ है उसको देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।